हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ रोहित सिंह। और जैसा कि मैंने जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं, हमारे बैंक की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपसे सबसे वादा किया था कि मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगा डेली 8:15 पर, और हम बैंकिंग में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन किसी वजह से मैं 2 दिन से लाइव नहीं आ पा रहा था। आज जो आप वीडियो देख रहे हो ये भी लाइव नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं 2 चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। एक तो मैं आपको एक टेस्ट सोल्व करवाऊंगा, बैंकिंग का पूरा टेस्ट, जैसा कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो भी हैं बैंकिंग के, उनके अंदर आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। और साथ ही साथ आपको पैरा जंबल्स करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से पैरा जंबल को हम सोल्व करते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आप सभी, बिल्कुल ये लाइव सेशन ना हो, लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और जो कोई भी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, जल्दी ही मैं आपसे लाइव भी मिलूंगा। और लाइव आके मेरा देखिए पर्पस अभी क्या था कि मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप बताऊंगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें लाइव जो अपनी कन्वर्सेशन है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। ठीक है, इसलिए मैं आपको जो वीडियोस दे रहा हूँ, वीडियोस मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा हर टॉपिक्स पर, कभी एरर्स पर, कभी पैराजम्बल्स पर, कभी वर्ड रिप्लेसमेंट पर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, लाइव हो या ना हो उससे आपको नहीं, आपको 8:15 बजे हमारे चैनल पर आना है और आपको यहाँ पे इंग्लिश की वीडियो तैयार मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। एक तो आपको टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट डिस्कशन मिलेगी आपको इंग्लिश के टेस्ट की, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और दूसरी चीज आपको पैराजंबल, इसी वीडियो के अंदर आपको लास्ट में मैं पैराजंबल भी सिखाऊंगा कि पैराजंबल आपने कैसे बनाना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो टेस्ट है हमारा, उसके पहले 3 क्वेश्चन मेरे सामने यहाँ स्क्रीन पे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि माई फादर बिलीव्ड, ये आपका सेंटेंस पास्ट में चला गया। बिलीव सेकेंड फॉर्म है और किसके लिए आ रही है, फादर के लिए, एक्टिव भी है। बिलीव्ड विजडम केम फ्रॉम हिज मैटरनियल influences and as such he always seek advice from women in his family। अब देखिए, अगर आप सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, कुछ एक फंडा होता है। जैसे देखिए, मैंने सबसे पहले पढ़ा बिलीव्ड, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब आपको दी है वो पास्ट में चल रही है। फिर यहाँ पे अगेन आपको दिया है केम, यहाँ से भी पता लग रहा है कि आपका सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। तो इसलिए यहाँ जो है सीक, ये जो सीक होती है ये फर्स्ट फॉर्म होती है। सीख का मतलब किसी चीज़ को ढूंढने से होता है, और इसकी अगर हम पास्ट की फॉर्म की बात करें तो वो होती है सॉट। तो इसका मतलब यहाँ पे सीख नहीं, क्या आना चाहिए, सॉट आना चाहिए। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, 3 नंबर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है कर्ट एंड शार्प टंग्ड, द डायरेक्टर वॉज वोकली क्रिटिकल विद ऑल ऑफ द फिल्म्स परफॉर्मर्स। ठीक है, तो देखिए क्रिटिकल जो वर्ड होता है ना, क्रिटिकल वर्ड, इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं। वो कौन सी होती है, तो देखिए क्रिटिकल के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं, कौन सी, ऑफ का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो विद की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो पार्ट थर्ड आपका यहाँ पे एरर हो जाएगी इसके अंदर, पार्ट थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हेन द म्यूजिक एग्जीक्यूटिव हर्ड द टिम्बर ऑफ द यंग सिंगर्स वॉइस ही न्यू द बॉय वॉज द फ्यूचर स्टार। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसके अंदर जो है वो कोई भी गलती नहीं है, और हमेशा गलती निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कई बार सेंटेंस के अंदर नो एरर भी होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है अगर नो एरर का, तो ऑब्वियस है कि आंसर भी हो सकता है। तो नो एरर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे एरर के, जिसमें से एक थी हमारी नो एरर। एक क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस पास्ट में चल रहा था, इसलिए हमने सीक को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, सॉट के अंदर। और क्रिटिकल जो वर्ड है इसके साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं किसका, ऑफ का। तो ये 3 क्वेश्चन की बात हुई। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है सीधा यहाँ पे, शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करते हैं, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है द कन्फाइंस ऑफ लॉ कैन नॉट ट्रैम्पल ऑन और कर्टेल द इनहेरेंट राइट्स ब्रोकन अप विद एन इंडिविजुअल। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना था कि कौन सा वर्ड जो है वो सेंटेंस के अंदर गलत है। आपको क्या बताना है कि कौन सा वर्ड
जो इस सेंटेंस के अंदर गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए कन्फाइन का मतलब मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब होता है प्रिवेंट, किसी चीज़ को रोकना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रैम्पल वर्ड की, ट्रैम्पल का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, ठीक है। ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है? इग्नोर। कैन नॉट इग्नोर, कैन नॉट इग्नोर मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर कमी लाना। इनहेरेंट राइट्स ब्रोकन अप विद एन इंडिविजुअल, ब्रोकन अप का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कन्फाइन है, जो प्रिवेंट करना है हमें लॉ को, वो कैन नॉट इग्नोर, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही उसको हम कर्टेल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो इनहेरेंट राइट्स हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल के साथ क्या हैं? जुड़े हैं। यहाँ पे सेंस आना था कि जुड़े हैं, लेकिन वो लिख रहा है ब्रोकन अप, तो ब्रोकन अप नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? कनेक्टेड। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? कनेक्टेड वर्ड आना चाहिए था, ब्रोकन वर्ड नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम फार एंड नियर, यानी बहुत सारे लोग दूर से या नज़दीक से, स्टार्टेड डिस्पर्सिंग आउटसाइड हिज हाउस। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है। क्या होता है डिस्पर्स का मतलब? बिखर जाना होता है। आउटसाइड हिज हाउस, अपने घर के बाहर, टू पे देयर ट्रिब्यूट्स, ट्रिब्यूट्स होता है किसी को सम्मान देना, किसी को श्रद्धांजलि देना, आपने सुना होगा। और वेटरन का मतलब होता है जो एक्सपर्ट होता है। तो एक एक्सपर्ट एक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग अपने घरों के बाहर बिखर गए या इकट्ठा हुए। अब देखिए डिस्पर्स का मतलब तो हो गया कि बिखर गए, तो डिस्पर्स यहाँ पे जो वर्ड है ये गलत है। इसकी जगह पे अगर हम यूज़ करते हैं किसका? गैदर का, ठीक है, गैदर्ड, ठीक है। इकट्ठा हो गए कहाँ पे? अपने घर के बाहर। क्या करने के लिए? ट्रिब्यूट करने के लिए। किसको? एक वेटरन एक्टर को ट्रिब्यूट करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ड्यूरिंग अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है ये। पीपल हर्ड अ स्ट्रेंज, लोगों ने सुनी एक अजीब सी क्या? जोल्ट। जोल्ट का मतलब होता है किसी को पुश करना। जोल्ट का मतलब क्या होता है? किसी को पुश करना होता है। लेकिन पुश करने को हम सुन कैसे सकते हैं? तो यहीं से पता लगता है कि जो जोल्ट वर्ड है ना ये गलत है। हमने बाहर से क्या सुनी? एक आवाज़ सुनी, एक नॉइस सुना हमने, ठीक है। एंड रश्ड आउट, और बाहर भागे अपने घरों से, ठीक है। रश्ड आउट का मतलब बाहर भागना, ठीक है, निकलना, घर से बाहर निकले अपने अपने घरों से। लेकिन जो लिसन करने वाला, हियर करने वाला काम है, ये आप जोल्ट के साथ नहीं कर सकते। आप हियर सुनोगे, किस चीज़ को सुनोगे? आप किसी आवाज़ को सुनोगे, आप किसी नॉइस को सुनोगे, ठीक है। धक्का मारने को कैसे सुनते हैं भाई? धक्का मारने को तो आप सुन ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए जो जोल्ट वर्ड है वो यहाँ पे हमारा गलत वर्ड हुआ। तो ये तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बताना था कि कौन सा वर्ड जो है वो सेंटेंस के अंदर एक मीनिंगफुल सेंस आपको नहीं देता है, ठीक है। तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए बढ़ते हैं मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम्स का या एसएससी एग्जाम्स का, जिसे हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। क्या कहते हैं? जिसे हम क्लोज टेस्ट। तो आइए इस क्लोज टेस्ट को हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि क्या आंसर यहाँ पे आएंगे। तो चलिए मेरे साथ इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लाइन क्या दी है हमें दिया है, परहैप्स फ्रॉम सम लिटिल सेंस ऑफ हैविंग फेस्ड एन अनडिफेंसिबल प्रोसीडिंग्स, परहैप्स बिकॉज इट वॉज लेट, शायद देरी हो चुकी थी क्योंकि द कस्टमर्स, जो कस्टमर्स थे, अवे फ्रॉम द टेंट शॉर्टली आफ्टर दिस एपिसोड, तो वो जो भी दुकान थी, जो भी टेंट था, वहाँ से अपने आप को अवे फ्रॉम, वहाँ से दूर जा रहे थे। देखिए जब बात हो रही है कि क्या हो रही थी, देरी हो रही थी, टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया था, ठीक है। जो कस्टमर्स थे वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, देखिए परहैप्स, शायद। दूसरा दी है थिन। अब थिन का मतलब क्या होता है? थिन का मतलब अभी मैंने एक वर्ड बताया था डिस्पर्स आपको, ठीक है। थिन का मतलब होता है कि गैदर का मतलब तो हो गया कि भीड़ इकट्ठी करना, और जब भीड़ छंटने लग जाती है यानी लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लग जाते हैं, जैसे रावण दहन होता है, ठीक है, जो पुतला जलाया जाता है दशहरे के दिन, तो उसे देखने के लिए सारे लोग आते हैं। जैसे ही आग लगी तो सब लोग थिंड हो जाते हैं। थिंड का मतलब ठंड पड़ जाती है, ठंड मतलब अपने आप के कलेजे को ठंड पड़ गई, सब अपने अपने घरों में चले गए, ठीक है। तो ठंड पड़ गई मतलब थिंड। थिंड का मतलब कि जब उनको सेटिस्फेक्शन होगी तो अपने अपने घरों की तरफ चले गए, मतलब भीड़ क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब होता है भीड़ कम होना। मे बी का मतलब होता है परहैप्स, शायद, और पॉसिबली का मतलब भी क्या होता है, शायद। देखिए अब एक बात मुझे बताइए कि जब इसका मतलब शायद है, इसका मतलब भी शायद है, इसका मतलब भी शायद है,
और इसका मतलब भी शायद है। तो क्या ये मेरे आंसर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि जब सबका मतलब ही सेम है तो क्या मैं उसे क्लोज टेस्ट में एज अ आंसर चूज करूंगा? नहीं करूंगा, दिमाग थोड़ी खराब है मेरा, ठीक है। तो आंसर यहां पे क्या आ गया? थिन। मैं इसको सीधा भी कर सकता था बिना ट्रांसलेशन के, सीधा ऑप्शन से भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको पहले मीनिंग बताया कि लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे, ठीक है, जहाँ टाइम ज़्यादा हो गया था तो भीड़ कम हो रही थी वहाँ से। द मैन स्ट्रेच हिज एल्बो फॉरवर्ड ऑन द टेबल। जो मैन था उसने अपनी एल्बो को स्ट्रेच किया टेबल पर। रेस्टेड हिज फेस अपॉन हिज आर्म्स। अपने अपने कई बार ऐसे करके बैठ जाते हैं ना, ऐसे करके, हाँ जी, ये स्ट्रेचेस होगी आपकी एल्बो, और अपने फेस को आपने यहाँ पे रखा अपने आर्म्स पे, इस तरीके से बैठे देखा होगा, अपने पोज बनाते हैं ऐसे बैठ के ना, ठीक है, शादी के अंदर। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब जानते हैं, ठीक है। तो रेस्टेड हिज फेस अपॉन हिज आर्म्स एंड सोन बिगेन टू, और जल्दी ही उसने बिगेन टू क्या किया, क्या करना किया? जनरेट करना किया, डिज़ाइन किया, स्नोर किया, होर किया, या क्रिएट किया। अब देखिए यहाँ पे जनरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, डिज़ाइन का मतलब भी यही होता है, क्रिएट का मतलब भी यही होता है। बच्चे हमारे पास दो वर्ड स्नोर और होर। होर होता है प्रोस्टिट्यूट, तो इस वर्ड का तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, प्रोस्टिट्यूट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। बचा क्या? स्नोर। तो आपका आंसर आएगा स्नोर। जब वो ऐसे बैठ गया तो उसने क्या लेना स्टार्ट कर दिए? खर्राटे लेना, ठीक है। स्नोर का मतलब खर्राटे होते हैं, ठीक है। जब आपकी सांस जो है सोते टाइम जब आपकी आवाज़ें आती हैं तो उसे स्नोर बोलते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्नोर। द आइसक्रीम सेलर डिसाइडेड टू, जो आइसक्रीम सेलर था उसने निश्चय किया टू, क्या करने का? फॉर द नाइट एंड स्टूड नेक्स्ट टू द मैन। अवेलेबल, रेन, मटेरियल, ओपन, क्लोज। देखिए जो आइसक्रीम सेलर था उसने डिसाइड किया फॉर द नाइट, आज रात के लिए क्या करने का। तो आज रात के लिए वो देखो अवेलेबल तो नहीं होगा, बारिश तो वो कर नहीं सकता, मटेरियल भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा। रात को क्या होती हैं दुकानें? हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आज का काम खत्म हुआ, क्लोज फॉर द नाइट। आज का जो काम था हमारा वो खत्म हुआ, ठीक है, क्लोज फॉर द नाइट। तो इसके अंदर जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा बच्चे? ई आंसर आएगा, क्लोज। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। आगे लिखा है शी, हिम। शी ने हिम को क्या किया? आई डोंट नो, बट कुड नॉट वेक हिम, लेकिन उसको जगा नहीं पाई। देखिए मैं सो रहा हूँ, आपने मुझे कुछ किया लेकिन आप मुझे जगा नहीं पाए, तो ऑब्वियसली आपने मुझे जगाने की कोशिश की होगी लेकिन आप मुझे जगा नहीं पाए, ठीक है। तो जगाने की कोशिश आप कैसे करोगे? जगाने की कोशिश आप मुझे कैसे करोगे? कुछ दे के? ना जी। शौक? ना जी। हो सकता है, हो सकता है। कुक? ना जी, बिल्कुल गलत है। प्रिपेयर? बिल्कुल गलत है। मेक? बिल्कुल गलत है। शौक, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया है शौक, तो शौक का मतलब है झटका देना किसी को, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो सकता है कि उसने उसको शौक किया, झटका दिया, लेकिन उसको जगा नहीं पाई वो, ठीक है। आगे चलते हैं। एज द टेंट वॉज नॉट टू बी स्ट्रक दैट नाइट शी डिसाइडेड टू लेट द स्लीपर हु वॉज ऑब्वियसली नो स्टैम्प, नो स्ट्रेंज, नो ट्रैम्प, नो ऑब्जेक्टिव, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या आंसर आएगा? तो देखिए यहाँ लिखा है कि शी डिसाइडेड टू लेट द स्लीपर हु वॉज ऑब्वियसली, जो नहीं था, क्या नहीं था? एक ट्रैम्प नहीं था। अब आप पूछोगे सर ये ट्रैम्प क्या होता है? ट्रैम्प होता है बेटा जब कोई काम करने के लिए, कोई काम ढूंढता हुआ, जब कोई इधर उधर भटक रहा होता है, ठीक है। वैगाबॉन्ड वर्ड सुना होगा आपने, तो उसे हम ट्रैम्प बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ट्रैम्प आ जाएगा आपका जो ई ब्लैंक है उसके अंदर। आगे बात करते हैं। ये हमारा क्लोज टेस्ट आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, हाँ जी हो चुका है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन की। ये कुछ क्वेश्चन मुझे दिए हैं, इन क्वेश्चन के अंदर मुझे बताना है कि जो इनका सीक्वेंस है वो क्या होगा। आइए बात करते हैं इनसे। तो देखिए पहली लाइन जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी आपको पहले से दे रखी है कि अ डाउनवर्ड स्पिरल एंड अवर मेंटल हेल्थ फील्स। अब आगे आपको दिया है, देखिए ये तो हो गया ए की बात। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ए, बी, सी और डी। तो पहली लाइन तो डिसाइडेड है, अ डाउनवर्ड स्पिरल। अब देखिए एक बात को ध्यान रखिए कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हमेशा, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अब देखिए ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया कि अ डाउनवर्ड स्पिरल। अब क्या चाहिए बेटा? वर्ब। वर्ब कहाँ है? वर्ब अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन में वर्ब है, ये देखो इज आ रही है ना, तो बी से स्टार्ट होगा। तो बी से स्टार्ट होगा तो या तो ऑप्शन आएगा बी, डी, सी, ए,
या ऑप्शन आएगा बी डी ए सी। अब आपको देखना है कि दोनों में से आएगा कौन सा, ठीक है। अ डाउनवर्ड स्पिरल इज व्हेन वी कैन फील, क्या फील करते हैं हम क्या फील कर सकते हैं, तो फील के बाद देखिए बी के बाद कौन सी लाइन आएगी, डी, दोनों में डी आ रही है, ठीक है। आवर सेल्स स्लीपिंग इनटू अ लोअर मूड, स्लीपिंग इनटू अ लोअर मूड, ठीक है, बी डी आ गया। अब डी के बाद एज दो इट इज डिक्लाइनिंग एंड आवर मेंटल हेल्थ फील्स। अब देखो यहाँ पे अब आपको डिसाइड सिर्फ ये करना है कि सी को पहले लिखना है या ए को पहले लिखना है। सिर्फ आपको इतनी सी बात यहाँ पे डिसाइड करनी है कि आप ए लाइन को पहले लिखोगे या फिर आप सी लाइन को पहले लिखोगे। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जब आपने लिखा कि बी के बाद डी, कि एक तो हमने लिखा आवर सेल्फ स्लीपिंग इनटू अ लोअर मूड एंड आवर मेंटल हेल्थ फील्स, तो देखिए आंसर जो आएगा वो आएगा सी, बी डी ए और सी, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ये वाला। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका देखिए सब्जेक्ट हुआ, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। उसके बाद इसमें कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो जल्दी से रिलेट हो पाए। तो इसमें लिखा है देखिए वन ऑफ द मेन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कौन है ये मेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो बॉम्बे स्टॉक। तो देखिए बॉम्बे वाली लाइन जो है वो तो आएगी, उसके बाद हम लिखेंगे कौन सी लाइन को, ये कौन सी लाइन है हमारी, सी लाइन। तो सी वाले ऑप्शन देखिए 1, सी वाला ऑप्शन 2, तो सी के बाद बी आएगी डेफिनेटली है, सी के बाद बी आएगी हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि अब सी के बाद बी है तो बी के बाद कौन सी आएगी। अब डी में देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज लिस्टेड, देखिए ध्यान से देखिए, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये तो हो गया हमारी जो हमने लाइन दी है पहले, ठीक है। इसके बाद मैंने बनाई कौन सी लाइन, सी लाइन, वन ऑफ द मेन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज लिस्टेड इन एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले देखिए डी आएगी, सी के बाद आएगा आपका कौन सी लाइन, बी, बी के बाद आएगी आपकी डी, डी के बाद आपकी आएगी ए लाइन। तो जो सही सीक्वेंस बनेगा आपका वो ये बनना चाहिए, ठीक है। थोड़े थोड़े देखें यहाँ पे आपको अगर सी लाइन मिल जाती है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे ये वाले, और फिर इन दोनों में से आपको देखना है कि पहले डी या पहले ए आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन से ख़त्म हो रहा है। अब कैन पे ख़त्म हो रहा है तो देखिए कौन सी लाइन रिलेट हो सकती है, एंड नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, और मोबिलाइजेशन नहीं आएगा, बी आ सकता है। देखिए मोडाल के साथ आपने सुना होगा बी लगता है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग लाइन की बात करें तो स्टार्टिंग होगी डी से। अब डी से स्टार्ट होगा तो देखो डी बी डी ए। अब 2 ही आंसर आपके पास आ सकते हैं, या तो डी बी या आपके पास आंसर आएगा डी ए। अब अगर हम ध्यान से देखें कि डी के बाद बी आ सकता है या डी के बाद ए आ सकता है, तो देखिए फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैन बी बेनिफिशियल टू द डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज के बाद हमें चाहिए होता है क्या, हमें चाहिए होता है सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम इसके बाद डी के बाद हमने बी बनाई, तो डी के बाद अगर हम बी बनाते हैं तो ये तो ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, बिकॉज ऑफ, हाँ ये भी तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ हो और उसके बाद में क्या चाहिए हमें, नाउन या प्रोनाउन। तो सेंटेंस तो मुझे कहीं बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए डी के बाद फिर ए की बचता है बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण से, तो डी के बाद बी वाला ऑप्शन आएगा ये वाला। तो आंसर आएगा इसका सी आंसर, डी बी ए और सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। वन मॉर्निंग ऑन, अब ऑन के बाद क्या लिखते हैं, ऑन के बाद अगर लिखें अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट ऑन आई नोटिस्ड, वन मॉर्निंग ऑन आई नोटिस्ड अ मैन फिशिंग इन, अब फिशिंग इन कहाँ पे कर रहा था वो, इन द वे टू माई फेवरेट फिशिंग स्पॉट, फिशिंग इन अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सबसे पहले आपको देखना है कि 17 के बाद हम कौन सी लाइन लिख सकते हैं, मतलब वन मॉर्निंग ऑन के बाद हम कौन सी लाइन लिख सकते हैं। तो वन मॉर्निंग ऑन के बाद हम लाइन लिखेंगे कौन सी, ये ऑन द वे, ध्यान से सुनिए, ऑन द वे, यही सिर्फ एक लाइन है जो हम लिख सकते हैं, ऑन द वे माई फेवरेट फिशिंग स्पॉट, ठीक है। तो पहली जो लाइन है वो बी बनेगी। अब बी देखिए यहाँ भी है,
बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। अब बी के बाद डी आएगी, सी आएगी या ए आएगी, ये हमें डिसाइड करना था। तो देखिए बी के बाद अगर हम लिखते हैं कि द वे टू माई फेवरेट फिशिंग स्पॉट, जब मैं वहाँ जा रहा था तो आई नोटिस्ड अ मैन फिशिंग इन अ वेरी स्मॉल पूल ऑफ वाटर दैट हैड बीन फॉर्म बाय द रिसीडिंग टाइड। अब देखिए सीधा सिंपल सी बात है कि जब मैं वहाँ जा रहा था तो आई नोटिस ये वाली लाइन आनी चाहिए, यानी बी के बाद जो पहली लाइन आएगी वो सी आएगी। तो सी वाला ऑप्शन आपके पास ये रहा, तो आंसर आएगा बी। उसके बाद है चेलिसा वॉज एबल टू बिकम अ पावर, पावर 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 पावर, ठीक है। पावर के बाद आपको क्या लिखना है, पावर लेड टू, पावर यूएफए टू, पावर इन यूरोप आफ्टर द चेलिसा वॉज एबल टू बिकम अ पावर, ठीक है। पावर इन यूरोप आफ्टर द, अब देखिए स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले इस बात ये कि स्टार्ट कहाँ से होगा। तो ये जो पैरासिस है आपका, जो अरेंजमेंट है वो ये कह रहा है कि जो चेल्सा था ना वो बिकम पावर में आ गया, कब, इन पावर यूरोप आफ्टर द 2003 टेक ओवर बाय रशियन बिलियनियर। तो पहले सी से स्टार्ट होगा, अब सी से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन आपके पास ए की है, तो आंसर आएगा ए। तो ये हुए हमारे 18 क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। देखिए इसमें लिखा है ओ फॉरेस्ट इज नेसेसरी टू गेट फ्रेश एंड हेल्थी ऑक्सीजन एज वेल एज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉरेस्ट की आवश्यकता है फ्रेश एयर के लिए, हेल्थी ऑक्सीजन के लिए, एज वेल एज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम करनी है उसके लिए भी, तो उसके लिए हम फॉरेस्ट को क्या करें भाई, डैमेज कर दें। हाँ जी, डैमेज कर दो तभी हमें क्या मिलेगी, फ्रेश एयर मिलेगी, ठीक है। डैमेज नहीं करना, कट कर दें ना जी ना, कट भी नहीं करना। ग्रोथ करें, ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, हम सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करेंगे तो ये प्रिजर्वेशन की जो आवश्यकता है किस लिए है, ताकि हमें ग्रेट जो है फ्रेश एयर मिले, हेल्थी ऑक्सीजन मिले, और इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो पाए, ठीक है। तो सिंपली आंसर इसमें क्या आएगा, सी। इन एवरी वर्क फोर्स, हर वर्क फोर्स के अंदर जहाँ भी काम होता है, हर काम के अंदर देयर विल बी सम पीपल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे की चुगली करते, सॉरी नहीं बताना यहाँ पे ऐसा, ठीक है। एंड थर्स बेटर पेड देन अदर्स। देखिए कुछ ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों से ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। हाँ जी, कौन लोग होते हैं वो, कौन लोग होते हैं वो, जो कैपेबल होते हैं। हाँ जी, जो कैपेबल होगा, जिसके पास एबिलिटी है, उसी को तो तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी ना। लेज़ी होगा उसको तो नहीं मिलेगी बिल्कुल जी, ठीक है। गार्ड को नहीं मिलेगी जी, ह्यूमन को नहीं मिलेगी जी, मॉनेटरी को नहीं मिलेगी जी। कैपेबल होगा उसी को तनख्वाह क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बेटे क्या आएगा, ए आएगा। ऑल्दो द मेडिसिन वॉज वंस थॉट सेफ, डेट हैज़ प्रूवन इट टू बी हार्मफुल टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्टिव डेट, प्रोक्रिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा बनाना। रिसेंट डेट, इंडिविजुअल डेट, प्लेन डेट, तो क्या आएगा, रिसेंट डेट। तो इसमें तो सीधा ही सिंपल सा आंसर आएगा। दो कंपोज्ड अमिड द अनरोमांटिक सराउंडिंग ऑफ अ डस्टी एंड नेग्लेक्टेड ब्लैक रूम। अब यहाँ से देखिए पता लग रहा है कि रूम जो है वो डस्टी है, नेग्लेक्टेड है, बैक रूम है। तो डिंगी जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है डार्क, ग्लूमी, ठीक है। सम बैलेंस मतलब किसी के जैसा दिखना होता है। उसके बाद एक वर्ड हमें यहाँ पे दिया है टॉट, टॉट का मतलब होता है एडवर्टाइज करना, ठीक है। उसके बाद ये है फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है ब्रेवरी, और असेंडर का जो मतलब होता है वो होता है अपार्ट, किसी चीज़ से अलग होना। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिंगी। 23 की अगर हम बात करें, द मोड ऑफ ट्रैवल ऑफ द वॉज राइडिंग हॉर्सेज बट मोस्ट पीपल ट्रैवल बाय वॉकिंग। अब देखिए जो मोड है ट्रैवल का, राइडिंग हॉर्सेज करना, तो ये कौन से लोग करते हैं, पॉल, मैक्सी, प्रोजेक्शन, जेनेट्री। जेनेट्री लोग जो दूसरों से थोड़ा सा अपर क्लास के अंदर आ जाते हैं वो तो करते हैं हॉर्स पे राइड, और जो दूसरे लोग हैं वो चलते हैं पैदल, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा जेनेट्री। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। स्टूडेंट टू परस्यू, स्टूडेंट्स टू परस्यू, स्टार्ट किससे होगा, स्टार्ट किससे होगा, सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए चाहिए हमें सब्जेक्ट। इंडियन लॉज अलाउ, इंडियन लॉज अलाउ स्टूडेंट्स, हाँ जी ये बन जाएगा। डी के बाद क्या बनेगा, ए। अब डी के बाद ए वाला ऑप्शन देखो है क्या, है क्या, है क्या, हाँ जी ये रहा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
डी के बाद आएगी ए लाइन, डी ए सी और बी, क्या बनेगा? इंडियन लॉज अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू, डी ए हो गया। फिर सी, परस्यू MBBS कोर्सेज फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, ठीक है जी, ये हो गया। द असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड ऑन अक्टूबर 21 एंड इट्स रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन October 24। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सारा कुछ ही सही बोल दिया हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? द असेंबली इलेक्शन वॉज हेल्ड ऑन October 21 एंड इट्स रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन October 24। तो इसका मतलब ये तो भाई सही लिखा हुआ है, तो क्या आएगा इसका आंसर? A, B, C और D। मतलब कि जो अरेंजमेंट आपका यहाँ पे बना है वही सही है और यही हमारा आंसर होगा। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारी पैराजम्बल की क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। जो पहला पैटर्न मैंने आपको बताया था उससे हम बिल्कुल इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पैटर्न में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हमें लाइंस दी होती हैं A, B, C, D, E और F, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने इस तरीके से एक पैटर्न बना दिया यहाँ पे। अब इस पैटर्न से हम इस अरेंजमेंट को सोल्व करना चाहते हैं। तो देखिए जब हम अरेंजमेंट को सोल्व करने की बात करते हैं तो अगर हम किसी से पूछते हैं कि बेटा ये अरेंजमेंट कैसे सोल्व होगा, तो सभी का एक ही जवाब आता है कि सर इसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद ही आप इसको सोल्व कर पाएंगे। बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक पार्ट है। अगर हम पैराजम्बल की बात करें तो पैराजम्बल हमारा एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है चीज़ों को पढ़ना और चीज़ों को समझना। रीडिंग का मतलब हो गया चीज़ों को पढ़ना और कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है चीज़ों को समझना। जब आपको पढ़ना और समझ आ जाएगा तो आप किसी भी पैराजम्बल को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर इंग्लिश में हम बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी ज़्यादा वीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है या पढ़ने में उनको प्रॉब्लम आती है, ट्रांसलेशन के अंदर उनको प्रॉब्लम आती है। तो उन बच्चों के लिए पैराजम्बल बनाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सर अगर हमें ट्रांसलेशन ही नहीं आएगा तो हम पैराजम्बल किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जब मैं आपके साथ हूँ तो टेंशन किस बात की। तो आपको एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मैं यहाँ पे बताऊँगा, सिखाऊँगा कि किस तरीके से आप पैराजम्बल को सोल्व कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल कम टाइम के अंदर, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कम टाइम में कैसे सोल्व करना है, बिना पढ़े कैसे सोल्व करना है और बिल्कुल स्टिक आंसर कैसे आप उस पैराजम्बल का दे सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप सभी ने। हर एक छोटी से छोटी बात को समझने की कोशिश करनी है, तभी इस वीडियो को देखने का आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये इस तरीके से एक पैटर्न मैंने आपके सामने बनाया। अब जब बात आती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो देखिए सबसे पहला काम जो पैराजम्बल में आपने करना होता है, फर्स्ट जो पहला काम है आपका वो ये होता है कि किसी भी पैराजम्बल की फर्स्ट लाइन को फाइंड आउट करना। अगर हम बात करें तो किसी भी पैराजम्बल की फर्स्ट लाइन को फाइंड आउट करना आपका सबसे पहला काम है, ठीक है। बाकी सारे काम उसके बाद है। पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि हम इस पैराजम्बल की इस रीअरेंजमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग करने के लिए देखो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। पहली बात नंबर फर्स्ट याद रखेंगे आप कि अगर किसी लाइन के अंदर स्टार्टिंग में हमें कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हो, अगर हमें लाइन के अंदर कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये होते हैं, देख लीजिए एक बार ध्यान से, ही, शी, इट और दे, ठीक है। अगर आपको किसी लाइन के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया है तो इस लाइन को हम फर्स्ट लाइन नहीं बना सकते, ठीक है जी। इस लाइन को हम फर्स्ट लाइन नहीं बना सकते हैं। पहली बात समझ आई। मैंने आपको फर्स्ट लाइन के लिए बातें बताऊंगा सारी अभी, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो अगर मान लीजिए किसी लाइन की स्टार्टिंग में लिखा आ जाता है एंड, या किसी लाइन के स्टार्टिंग में लिखा आ जाता है बट, या मान लीजिए लिखा आ जाए सच, या लिखा आ जाए इंस्टीड ऑफ, ठीक है जी, या लिखा आ जाए क्या सो, बिकॉज, ठीक है। इस तरीके की वर्डिंग अगर लिखी आ जाए एंड, बट, सच, इंस्टीड ऑफ, सो, बिकॉज, तो ये लाइन भी आपकी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती है। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या चीज़ें बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो आइडेंटिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये लाइन आपकी फर्स्ट नहीं होंगी, ठीक है।
और ये फॉर्मूला जो आपको मैं बताऊंगा ना, ये 100% सभी अरेंजमेंट के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना आपने। तो मैंने पहली लाइन में क्या बताया कि अगर आपका कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन से कोई लाइन स्टार्ट हो रही है, ही से, शी से, इट से या दे से, तो उस लाइन को आप स्टार्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट लाइन नहीं बना सकते। दूसरा, अगर आपकी लाइन के अंदर एंड, बट, सच, इंस्टीड ऑफ, सो या बिकॉज ऐसी कोई वर्डिंग आ रही है तो आप उस लाइन को भी फर्स्ट लाइन नहीं बना सकते। अब बात करते हैं तीसरी बात के ऊपर। तो देखो तीसरी बात क्या है कि मान लीजिए आपकी लाइन में एक वर्ड आ जाता है ये वाला हैंस, ठीक है जी, या आपकी लाइन में वर्ड आ जाता है ये वाला देयरफॉर, या फिर आपके पास वर्ड आ जाता है ये वाला बिकॉज, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। देयरफॉर आ गया, हैंस आ गया, या फिर आ जाए हैंसफोर्थ, हैंसफोर्थ आ जाए, या फिर वर्ड आ जाए आपके पास हाउ एवर, ठीक है। इस तरीके की वर्डिंग अगर आपको मिलती है, या फिर आपको वर्ड मिल जाए ये वाला थस, THUS, ये जो वर्ड्स हैं हैंस, देयरफॉर, बिकॉज, हैंसफोर्थ, हाउएवर और थस, अगर ये वर्डिंग आ जाए तो ये लाइन भी आपकी फर्स्ट लाइन नहीं होगी, ठीक है जी। ये लाइन भी हमारी फर्स्ट लाइन नहीं होगी। पहले तो आपने इन 3 बातों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कि ही, शी, इट, दे यानी थर्ड पर्सन आ गया, लाइन फर्स्ट नहीं होगी। एंड से, बट से, सच से, इंस्टीड ऑफ से, बिकॉज से अगर लाइन स्टार्ट होती है, या सो से स्टार्ट होती है तो ये लाइन भी हमारी फर्स्ट नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर हमारे पास वर्डिंग आती है हैंस, देयरफॉर, हैंसफोर्थ, हाउएवर या थस, तो ये लाइन भी हमारी फर्स्ट लाइन नहीं होगी, ठीक है जी। पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाए इतनी। उसके बाद देखिए कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं। मान लीजिए एक लाइन है मेरे पास ए, इस लाइन के अंदर मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कॉमन सेंस की बात है। क्या दिया है मुझे? कोई क्वेश्चन दिया है, और इसी अरेंजमेंट की मान लीजिए एफ लाइन है जिसमें मुझे उस क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले आप किसको लिखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद हम आंसर को लिखेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये अरेंजमेंट हम सोल्व करेंगे, इस तरीके का अरेंजमेंट सोल्व करेंगे, तो ए लाइन को हम कौन सी लाइन से पहले लिखेंगे? एफ लाइन से पहले लिखेंगे। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आपको हेल्प मिलती है लाइन को अरेंज करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन वाली लाइन को आंसर वाली लाइन से पहले लिखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास अगर ए में कोई प्रॉब्लम दी हो, ए में मेरे पास कोई प्रॉब्लम दी हो, और एक एफ लाइन, मैं एग्जांपल्स के लिए ले रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखना, एफ लाइन में मेरे पास कोई सोल्यूशन दिया हो, ठीक है। अब देखिए एक तो मेरे पास प्रॉब्लम आ गई, दूसरा मेरे पास सोल्यूशन आ गया। तो किसी भी चीज़ का सोल्यूशन कब निकालेंगे? जब हमें उस प्रॉब्लम के बारे में पता होगा, तभी तो हम सोल्यूशन बताएंगे। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो हम सोल्यूशन कैसे बताएंगे? बोलो बेटा हाँ, ठीक है। जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो हम सॉल्यूशन कैसे बताएंगे? तो इसलिए प्रॉब्लम वाली लाइन को हम पहले लिखेंगे और सॉल्यूशन वाली लाइन को हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है जी। तो ये कुछ कॉमन सेंस की बातें जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक अरेंजमेंट हम करेंगे, और उस अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले ये वाला काम सीखने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट लाइन तक कैसे जाते हैं। उसके बाद मैं उसी अरेंजमेंट के अंदर आपको बताऊंगा कि फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे किस तरीके से आपको जाना है और किस तरीके से आपको अरेंजमेंट को सोल्व करना है, ठीक है जी। तो आइए एक अरेंजमेंट हम यहाँ पे आपके साथ सोल्व करता हूँ। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस क्लास को कोई भी ये ना सोचे कि सर बहुत आसान अरेंजमेंट करवा रहे हैं या ये तो स्टोरी बेस्ड अरेंजमेंट है। स्टोरी बेस्ड सिर्फ एक ही करवाऊँगा मैं, ठीक है। और करवाने की मेरी मजबूरी है, क्योंकि चीज़ों को शुरू से समझना है। अगर शुरू से सीखना है तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी तो लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। आज अगर आपको लेवल आसान लगेगा तो आज ही इस लास्ट तक जब हम इस क्लास में जाएंगे तो हो सकता है लेवल टफ हो जाए, ठीक है। जब इसकी आप दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो देखोगे अरेंजमेंट की, अरेंजमेंट एक दिन में ख़त्म नहीं करूँगा मैं, पूरा वर्क करेंगे हम इसके ऊपर, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हर एक सिंगल क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके सामने करवाऊँगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो यहाँ जो अरेंजमेंट कर रहे हैं वो उसी तरीके से एप्लीकेबल आप करें, और आप भी घर पे अरेंजमेंट बना के देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे सामने लिखा है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास टोटल लाइंस जो दी हैं वो दी हैं 6, ठीक है जी। 6 लाइंस का ये अरेंजमेंट मुझे दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं। ये मेरी ए लाइन होगी, ये हमारी बी लाइन, ये होगी सी लाइन, डी, ई और एफ, ठीक है। ये मेरे
6 लाइनें जो हैं वो अरेंजमेंट एक तैयार हुआ है। ठीक है, ये स्टोरी बेस्ड अरेंजमेंट है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि स्टोरी बेस्ड है ये आसान है, मैं आपको तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तरीके को सीखना है आपने। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि किसी भी अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है फर्स्ट लाइन को फाइंड आउट। आइए करते हैं। तो देखिए, इस लाइन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ही मतलब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है जी, तो ये ए लाइन जो है ये मेरी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। बी के स्टार्टिंग में भी क्या लिखा है ही, तो इसका मतलब ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये लाइन भी मेरी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। सी लाइन के स्टार्टिंग में लिखा है द किंग वॉज टायर्ड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ओनली कंप्लेनिंग बट डूइंग नथिंग टू सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही है जो मैंने आपको कहा था कि बेटा ऐसी चीज़ आ जाए तो उसको आप फर्स्ट लाइन मत बनाना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो इसको मैंने एक बार रख लिया कि ये लाइन मेरी फर्स्ट बनने के लायक है। ठीक है जी, अगली लाइन को मैंने पढ़ा डी लाइन को, अ यूथ ऑन हिज वे टू मार्केट सा द स्टोन, तो ये भी बन सकती है। मैनी पीपल पास्ड बाय बट डॉज द ड्यूटी ऑफ मूविंग द स्टोन, ये भी बन सकती है। वन डे ही प्लेस्ड, अब देखो यहाँ भी इस ही के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि कौन है, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास ये 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें हैं जो फर्स्ट बन सकती हैं इनमें से कोई एक। ठीक है जी, ये तो कैंसिल कर दी मैंने, देखो 6 में से 3 लाइनें मैंने बिल्कुल कैंसिल कर दी कि ये तो फर्स्ट बननी ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये तीनों में से फर्स्ट कौन सी बनेगी ये देखना है। तो देखिए, कुछ ग्रामर का नॉलेज यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है आपको। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि सर ग्रामर करवाते रहते हैं, ग्रामर के पीछे क्या पड़ा है, एरर्स आनी है 5। बेटा एरर्स में नहीं, हर जगह ग्रामर आपके काम आते हैं अगर आपकी आंखें उन्हें पहचानने का काम करे तो। अगर आप ग्रामर को सिर्फ एरर निकालने के लिए पढ़ते हो फिर बेटा आपका वो नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ग्रामर जो है वो बहुत जगह काम आती है, यहाँ भी काम आएगी। देखिए कैसे, अगर मैं इस डी लाइन को पढ़ता हूँ तो लिखा है अ यूथ ऑन हिज वे टू मार्केट सा द स्टोन। अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा है द स्टोन, क्या लिखा है, द स्टोन। ठीक है, और इसी तरीके से इस लाइन के अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ भी लिखा है क्या, द स्टोन। तो स्टोन के साथ दा क्यों लगा है, क्या स्टोन कोई ऐसी स्पेशलाइज चीज़ है जिसके साथ दा लगता है, ऑलवेज दा लगता है, नहीं जी, स्टोन के साथ तो कभी दा लगता नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को स्पेशलाइज बनाते हैं तो हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। और स्पेशलाइज बनाने का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल में एक रूल होता है कि अगर हम किसी नाउन के बारे में बात करें, अगर हम किसी नाउन के बारे में बात करें और उसी नाउन की दोबारा अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं, जब उसे हम सेकंड टाइम मेंशन करते हैं तो वो स्पेशल हो जाती है, और स्पेशल होने के साथ ही उसके साथ लग जाता है आर्टिकल द। ठीक है जी, जैसे मैंने बोला कि आई मेट अ गर्ल, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आई मेट अ गर्ल, कि मैं एक लड़की से मिला। अब भैया ये लड़की कौन थी, अब ये लड़की कौन थी, आपके सबके माइंड में क्वेश्चन आया कि कौन सी लड़की से मिले सर। ठीक है, अब इसे तो आप जानते ही नहीं हो, तो जब हम इसे नहीं जानते तो ये हमारे लिए एक अननोन नाउन है, अननोन है। ठीक है, तो ये हमारे लिए अननोन नाउन हुई, इसलिए मैंने आर्टिकल ए लगाया। अब इसी लड़की के बारे में मैंने आपको एक और लाइन बताई, इसी लड़की के बारे में मैंने आपको एक लाइन और बताई, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आपको समझ आया कि सर उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मिल के आए हैं। ठीक है, तो ये लड़की, जब मैंने इसको दोबारा लिखने की कोशिश की तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगा दिया, मैंने दा लगा दिया। तो इससे समझ ये आता है कि जब हम किसी चीज़ को स्पेशलाइज करते हैं तो आर्टिकल दा लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ दा स्टोन, तो मतलब ये समझ आता है कि इस स्टोन की पहले कहीं बात हो चुकी है। ठीक है, ये फर्स्ट बार नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे लिखा है दा स्टोन तो इसका मतलब ये समझ आया कि इस स्टोन की पहले कहीं बात हो चुकी है, ये फर्स्ट बार नहीं आ रहा। तो मैंने इन दोनों ही लाइन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, ये वाली बात को एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों ही लाइनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब मेरे पास फर्स्ट लाइन कौन सी आ गई, फर्स्ट लाइन मेरे पास आ गई सी लाइन। ठीक है, बोलो यहाँ तक की बात सभी को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने फर्स्ट लाइन तक पहुँचने का काम किया। ये छोटी छोटी सी बातें हैं बेटा, यही आपको अरेंजमेंट बनवाती हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि इसको पढ़ लो, पूरा ट्रांसलेशन कर लो, तो क्या तुक की बात है, कोई तुक की बात नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे अपना, पढ़ोगे इसको, चलो ये तो कहानी आप पढ़ भी लोगे, समझ भी आ जाएगा,
लेकिन इसी तरीके का अगर कोई टफ अरेंजमेंट आ गया जो इकोनॉमिक बेस्ड है, जो साइंटिफिक बेस्ड है, या कुछ और किसी मुद्दे पर है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बेकार की बातें हैं। ठीक है, पढ़ने से सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए, यहाँ तक हमारी सारी बात हुई, हमने फर्स्ट लाइन को फाइंड आउट कर लिया कुछ ग्रामर की मदद से और कुछ हमारे जो रूल्स हमने पढ़े थे उसकी मदद से। तो मेरे पास फर्स्ट लाइन कौन सी आ गई, मेरे पास फर्स्ट लाइन आ गई सी लाइन। ठीक है जी, सी लाइन मेरे पास फर्स्ट आ गई। जब आपके पास फर्स्ट लाइन आ जाती है तो उसके बाद का काम होता है सेकंड लाइन को फाइंड आउट करना, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से हमें चलना है। लेकिन चलेंगे कैसे, तो देखिए जब फर्स्ट आ गई तो फर्स्ट लाइन को आप पढ़ें। अब पढ़ना का मतलब मैं ट्रांसलेशन नहीं कह रहा हूँ, पढ़ने का मतलब एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है द किंग वॉज टायर्ड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स ओनली कंप्लेनिंग बट डूइंग नथिंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लाइन भी समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है किसी किंग के बारे में। ठीक है जी, अगर मैं बोलूँ कि इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको सबको पता है कि जब हम नाउन का जिक्र करते हैं तो दूसरी लाइन में हम नाउन नहीं लिखते, दूसरी लाइन में उसके लिए हमें कोई प्रोनाउन लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इस किंग के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा तो आप कहोगे सर ही बनेगा। अगर मैं इस किंग के लिए प्रोनाउन बनाने की कोशिश करूँ तो ही बनेगा, मतलब सी के बाद जो लाइन आएगी उसमें ही होना चाहिए। तो देखिए ही वाली लाइन एक तो ये रही, ये हो सकती है, एक ये रही, ये हो सकती है, और एक ये रही एफ लाइन, ये हो सकती है। क्योंकि तीनों में मेरे पास एक वर्ड आ रहा है, क्या, ही वर्ड। ये ही वर्ड आने के कारण मैं तीनों लाइनों को यहाँ से पिक कर लेता हूँ कि इन तीनों में से कोई एक लाइन मेरी बनेगी। ठीक है जी, अब देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये भी ही है, ये भी ही है और ये भी ही है। अब कौन सा ही राजा के लिए नहीं आ रहा ये आपको देखना है। क्या तीनों राजा के लिए आ रहे हैं तो तीनों यहाँ पे आ जाएंगे कंटिन्यू, और अगर इनमें से कोई राजा के लिए नहीं आ रहा, किंग के लिए नहीं आ रहा, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो देखो पहली लाइन में लिखा है ही देन हाइड नियर बाय टू वॉच एंड सी, हो सकता है राजा ने किया हो। ही सा अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड लेइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, इट वॉज द किंग्स रिवॉर्ड। तो ये लाइन पढ़ के मुझे समझ आया कि जिसने पर्स को देखा वो राजा नहीं था, उसको पता लगा ये तो राजा का रिवॉर्ड है, तो ये बंदा राजा नहीं हुआ। तो ये वाला जो बी है ये ही राजा के लिए नहीं आ रहा, इसको कैंसिल करते हैं। वन डे ही प्लेस्ड अ हैवी स्टोन, ये राजा के लिए हो सकता है। तो अब देखो या तो बचा ए या बचा एफ। अब इन दोनों में से अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है ही देन हाइड नियर बाय, वो बाद में छिपा, पहले उसने पत्थर को रखा। तो इसका मतलब पहले कौन सी आ गई, सी के बाद एफ लाइन, एफ से ही रिलेटेड कौन सी लाइन आ गई, ए लाइन। ये लीजिए, ये मेरी बन गई फर्स्ट लाइन, ये मेरी बन गई सेकंड लाइन, और ये मेरी बन गई थर्ड लाइन। अब मैंने सी के बाद एफ और ए किस तरीके से बनाया कि राजा की बात हो रही थी किंग की, और किंग के लिए अगर हम प्रोनाउन बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रोनाउन बनता है ही, प्रोनाउन बनता है ही। इसमें पहला एक्शन ये हुआ, बाद में ये हुआ, ये वाला ही राजा के लिए नहीं आ रहा तो मैंने इसको नहीं लिखा। तो फर्स्ट बनी सी, सेकंड बनी एफ, थर्ड बनी ए। तीन लाइनें यहाँ पे बन गई हैं मेरे पास। ओके जी, अब तीन लाइनें तो हो गई, अब रह गई तीन लाइनें। अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछूं जो मेरे दिमाग में अभी अभी क्रिएट हुआ कि भैया अगर ये ही राजा के लिए आ रहे हैं दोनों, मान ली आपकी बात, तो तनिक हमें ये भी बता दीजिए कि ये वाला ही फिर किसके लिए आ रहा है। सोचने वाली बात है ना कि अगर ये वाला ही राजा के लिए आ रहा है, हमने आपकी बात को मान लिया, तो भैया ये वाला ही किसके लिए आ रहा है ये भी हमें बता दीजिए। ठीक है, अगर देखिए ये ही आ रहा है तो ये भी किसी पर्सन के लिए आएगा, सिंगुलर पर्सन के लिए। ठीक है, तो ऐसा कोई बंदा और कहानी में है जिसके लिए हम ही लगा सकते हैं। तो कहानी में हमारे पास एक बंदा है आ यूथ, एक युवा इंसान, इसके लिए भी तो हम ही लगा सकते हैं। तो मतलब बात समझ ये आई कि इस यूथ के लिए ये वाला ही आ रहा है, बी वाला। क्लियर हुई बात कि इस यूथ के लिए ये वाला ही आ रहा है, बी वाला। अगर ये इस यूथ के लिए आ रहा है तो यूथ के पहले लिखेंगे या यूथ के बाद लिखेंगे। प्रोनाउन को नाउन से पहले लिखा जाता है या नाउन के बाद लिखा जाता है। तो आप सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो आप सभी, कि हमेशा नाउन को पहले और प्रोनाउन को बाद में लिखते हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि डी के बाद बी लाइन आएगी, डी के बाद बी लाइन आएगी, ये क्लियर हो गई। ठीक है जी, बचा क्या, बचा हमारे पास ई लाइन। अब इस ई लाइन के अंदर लिखा है मैनी पीपल पास्ड बाय बट डोज देयर ड्यूटी ऑफ मूविंग द स्टोन इंस्टेड ब्लेमिंग द किंग फॉर नॉट कीपिंग द हाईवे क्लियर। अब ये लाइन लास्ट में तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब ये पहले आएगी, और डी और बी के बीच में आ नहीं सकती, तो मतलब डी और बी से पहले आएगी। तो ये बन गया इस तरीके का एक सीक्वेंस हमारे पास। और इस सीक्वेंस को, अगर इस सीक्वेंस को मैं
यहाँ पे लगाने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा, ई, ई के बाद डी, डी के बाद बी, ये बन गई नंबर 4, ये बन गई नंबर 5 और ये बन गई नंबर 6 और ये बन गया हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने इस अरेंजमेंट को कंप्लीट किया और मज़े की बात यह है कि मैंने इस अरेंजमेंट की किसी भी लाइन का ट्रांसलेशन नहीं किया, किसी भी लाइन की हिंदी बनाने की कोशिश मैंने नहीं की और एक या दो लाइनों के अलावा मैंने किसी लाइन को कम्प्लीटली पढ़ा भी नहीं। ठीक है। अगर आप इस तरीके से अरेंजमेंट बनाते हो तो ये होता है चीज़ों को कनेक्ट करना, चीज़ों को समझना कि किस चीज़ के बाद किस चीज़ को लिखा जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो अरेंजमेंट आपका जल्दी बनेगा। अभी तो मैंने देखो आपको ये सारी चीज़ें समझा के बनाया है, ठीक है, तो मुझे टाइम लगा। अगर मैं खुद इसको बनाता तो ये शायद 2 या 3 या 4 सेकंड में बन जाता, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी इसके अंदर। अगर आप अरेंजमेंट को 2 मिनट के अंदर बना लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, 3 मिनट भी बनाते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। 3 मिनट अगर हमें 5 नंबर दे के जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर आप एरर करना चाहते हो तो देखो एरर में क्या होगा, एरर में आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा बार बार। ठीक है। तो आप एरर के क्वेश्चन याद कर पाओगे, प्लस प्रैक्टिस भी चाहिए। यहाँ पे याद करने वाला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई रूल आपको याद नहीं करना। जो चीज़ें रूल मैंने आपको बताई भी हैं वो रूल नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं। उन चीज़ों को अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और आप किसी भी अरेंजमेंट को आसानी से इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है जी। आइए एक और अरेंजमेंट मैं आपके साथ सोल्व करूँगा। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी अच्छे से, और आप इन्हें दोबारा करके देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये मेरे पास एक अरेंजमेंट है, इसको पहले थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिए सभी। ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर, कितनी लाइन्स हैं टोटल इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास 6 लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 लाइन का जो अरेंजमेंट है ये हमारा, इसको हम सोल्व करते हैं अभी। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहली लाइन पढ़ता हूँ तो इसमें लिखा है इट, इट दिखते ही मैंने इसको कर दिया कैंसिल। दूसरी लाइन में लिखा है द टूर डी फ्रांस इज अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस, हो सकता है। हिज आइडिया, किसका आइडिया, पता नहीं जी। हिज एम, किसका एम, पता नहीं जी। ये बंदा ही कौन है, पता नहीं जी। टिल टुडे द रेस रिमेन मोर पॉपुलर, कौन सी रेस की बात हो रही है, पता नहीं जी। तो देखिए कोई भी लाइन हमें फर्स्ट लाइन का आइडिया नहीं दे रही, सिवाय किसके, 2 नंबर के। तो सबसे पहली जो लाइन मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं 2 नंबर को। ठीक है जी। ये मेरी बन गई फर्स्ट लाइन। अब 2 नंबर को ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा है। 2 नंबर में लिखा है द टूर डी फ्रांस इज अ टेस्ट ऑफ ह्यूमन एंडोरेंस। ठीक है जी। एक टूर डी फ्रांस नाम की कोई चीज़ है जो टेस्ट है किसका, ह्यूमन एंडोरेंस का। अगर हम आगे बात करें इसके बारे में तो देखो ये बात कर रहा है टूर की। अगर मैं इसके लिए प्रोनाउन बनाने की कोशिश करूं तो ही तो नहीं बन सकता, हिज भी नहीं बन सकता, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या बनेगा, इट बनेगा। तो इसका मतलब साफ साफ समझ आ रहा है कि 2 नंबर लाइन के बाद कौन सी लाइन आ जाएगी, 1 नंबर आ जाएगी। ये लीजिए, 1 नंबर लाइन में लिखा है इट वॉज अ साइकिलिंग रेस लॉन्च्ड इन 1903 1903 बाय हेनरी डिस्ग्रेन्स अ मैगजीन एडिटर इन पेरिस। ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, मैंने कहा ना चीज़ों को समझिए। अगर मैं बात करूं ये हिज किसके लिए आया है, ये वाला हिज किसके लिए आया है, ये ही किसके लिए आया है, तो आपको एक बात यहाँ से क्लियर होगी कि कहानी में कोई बंदा है जिसके लिए हम ही लगा रहे हैं। जैसे पिछली कहानी में राजा था, उसके लिए हमने ही लगाया। उस कहानी में एक यूथ था जिसके लिए हमने ही लगाया। तो अगर यहाँ भी ही या हिज आ रहा है तो आपको ये बात तो समझ आएगी कहानी में कोई बंदा है। अब वो बंदा कहाँ है, वो बंदा ये रहा। कौन है, हेनरी डिस्ग्रेन्स। मतलब ये हिज वाली या ही वाली जितनी भी लाइनें हैं ये सब इसी के बाद लिखी जाएंगी। नाउन के बाद ही तो प्रोनाउन लिखा जाता है, तो नाउन के बाद ये सारी लाइनें आ सकती हैं। तो लाइन आ गई कौन सी मेरे पास, 1 नंबर। अब 1 नंबर जैसे ही मैंने इस नाम को देखा तो मुझे समझ आ गया कि इन तीनों में से कोई लाइन आएगी, हिज वाली आएगी या ही वाली आएगी। अब अगर मैं ही वाली लाइन को, पहले सभी ही वाली पे जाएंगे, ही वाली लाइन को पढ़ेंगे तो लिखा है ही वॉन्टेड टू अचीव दिस, किस चीज़ को अचीव करना चाहता था, मेंशन नहीं है अभी तक, तो इसको नहीं लिखेंगे। हिज एम वॉज टू बूस्ट द सर्कुलेशन ऑफ द मैगजीन। ठीक है जी। हिज आइडिया वर्क, कौन सा आइडिया उसका काम कर गया ये भी हमें नहीं पता, तो इसका नंबर कौन सा आ जाएगा, 4। 4 नंबर लाइन में लिखा है कि उसका एक एम था। क्या एम था उसका, अपनी मैगजीन को, सर्कुलेशन को बूस्ट करना। ठीक है जी। अब इसको बूस्ट करने के लिए
उसने ये काम किया, ही वॉन्टेड टू अचीव दिस बाय कवरिंग एवरी स्टेज ऑफ द 3 वीक लॉन्ग 3500 किलोमीटर लॉन्ग साइकिलिंग रेस। उसने ये काम किया और उसका जो ये वाला आइडिया था, ये वाला आइडिया था मतलब 3 नंबर, ये काम कर गया। तो बची कौन सी लाइन? 6 नंबर। ये लीजिए, ये हमारे पास पूरा का पूरा अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया। 2 1 4 5 3 और 6, जब इस सीरियल में हम इस अरेंजमेंट को लिखेंगे तो ये हमारा एक राइट अरेंजमेंट यहाँ पर पैराजम्बल बन जाएगा। ठीक है जी। अब चीज़ों को रिलेट कैसे किया ये आपको देखना है कि मैंने हिज वाली ये तीनों लाइनों को इसके बाद क्यों लिखा, क्योंकि ये नाउन है जिसके लिए ये तीनों प्रोनाउन आएंगे। ठीक है। अब इनके अंदर भी मैंने इनको सीक्वेंस कैसे दिया कि आइडिया कौन सा पता नहीं, ठीक है, क्या अचीव करना चाहता है पता नहीं, तो सबसे पहले उसका एक एम था, उसको अचीव करने के लिए उसने ये आइडिया अपनाया और ये आइडिया उसका काम कर गया। ठीक है जी। और तब से लेकर आज तक जो है ये रिमेन जो रेस है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये लास्ट कंक्लूजन हुआ हमारा नंबर 6 लाइन। तो अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया। ठीक है जी। तो अरेंजमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरेंजमेंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चीज़ों को गलत ढंग से पढ़ रहे हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको ये क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने इसको शॉर्टकट मेथड से पढ़ा है या चीज़ों को समझने की अगर कोशिश की है तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे के ही जाएगा, गारंटेड। ठीक है जी। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ सोल्व करूँगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन के अंदर लाइनें एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से, क्या लिखा है इसके अंदर, उसके बाद हम इस अरेंजमेंट को सोल्व करेंगे अभी के अभी। 6 लाइन का जो अरेंजमेंट है ये हमारा। अब इस लाइन को इसके अंदर भी देखिए, मैं अरेंजमेंट सोल्व क्यों करवा रहा हूँ आपको, इसके पीछे मेरा मकसद क्या है कि मैं जिस अप्रोच को यूज़ कर रहा हूँ उस अप्रोच को आपको सीखना है। मैं आपको अरेंजमेंट सोल्व करवाने का मेरा मकसद ये नहीं कि पेपर में यही अरेंजमेंट आएगा, बेटा इसको रट्टा मार लो इसका आंसर ये आएगा, है ना, ये तो मकसद है ही नहीं। मेरा मकसद ये है कि अरेंजमेंट को सोल्व किया किस तरीके से जाता है, अप्रोच क्या लगती है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। इसलिए मैं आपको अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट करवाऊंगा, इजी भी करवाऊंगा, टफ भी करवाऊंगा, लाइन अरेंजमेंट भी करवाऊंगा, और हर क्वेश्चन के पीछे मैं आपको अप्रोच बताना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन हुआ कैसे है। ठीक है जी। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या अप्रोच लग सकती है इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहली लाइन में लिखा है द ओनली वे इन विच दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। जैसे मैंने इस लाइन को पढ़ा तो ये तो प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात कर रहा है भाई साहब। प्रॉब्लम कौन सी है ये तो हमें पता ही नहीं, तो सोल्व कैसे करें। तो ये लाइन मेरी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती, काटा मारो। ठीक है जी। डोनेशन ऑफ ब्लड इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट नोबल ऑफ ऑल द चैरिटीज़। जो डोनेशन है किसका, ब्लड का, उसे कंसीडर किया जाता है सभी चैरिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा नोबल है, हो सकती है लाइन फर्स्ट। थर्ड में लिखा है इफ़ दे सक्सीड। अब ये भाई साहब दे कौन है ये हमें नहीं पता, तो ये लाइन कैंसिल करते हैं। ठीक है जी। दिस इज़ बिकॉज, ये तो किसी चीज़ का कारण बता रहा है, बिकॉज आ रहा है, इस लाइन को भी कैंसिल करते हैं। अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हाउएवर, हाउएवर आ रहा है भाई साहब, कैंसिल करो इसको भी। अ ग्रोइंग प्रॉब्लम हाउएवर, इसमें भी हाउएवर आ रहा है, इसको भी कैंसिल करो। ये लीजिए, हाउएवर वाली लाइन कैंसिल क्यों करी है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है जी। हाउएवर आ जाए, थस आ जाए, हैंस आ जाए, हैंस फोर्थ आ जाए, तो आपको लाइन नहीं बनानी फर्स्ट। अब अगर मैं सारी लाइनें मैंने कैंसिल कर दी तो मेरे पास देखिए फर्स्ट लाइन निकल कर आती है कौन सी, 2 नंबर। ये लीजिए, ये मेरी बन गई फर्स्ट लाइन। कितना आसानी से देखो फर्स्ट लाइन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है जी। अब फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे तो सेकंड पे पहुंचेंगे, सेकंड को पढ़ेंगे तो थर्ड पे पहुंचेंगे। सेकंड लाइन को पढ़ा जो मैंने फर्स्ट बनाई है, सॉरी फर्स्ट लाइन जो मैंने बनाई उसको मैंने पढ़ा कि डोनेशन ऑफ ब्लड इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट नोबल ऑफ ऑल द चैरिटीज़। वी आर टॉकिंग अबाउट डोनेशन, एंड डोनेशन किसका, ब्लड का। ठीक है जी। तो ब्लड की बात हो रही है, ब्लड के डोनेशन की बात हो रही है कि इसे सब चैरिटीज़ के अंदर हम नोबल मानते हैं। अब भाई नोबल क्यों मानते हैं, कारण क्या है। ठीक है। तो इसका कारण हमें दिया है, ये देखिए, डोनेटेड की बात डोनेशन से बनी तो ये लाइन इसके साथ रिलेट हो रही है। मैजिक पोशन किसे कहा गया है, ब्लड को कहा गया, ये लाइन इससे रिलेट हो रही है। और ये बात बता रहा है कि वो ब्लड डोनेशन जो है वो नोबल क्यों है, कारण हमें बताया गया है। क्या कारण बताया गया है कि इट गिव्स लाइफ टू अनदर पर्सन इन एन एमरजेंसी, क्योंकि ये किसी पर्सन को एमरजेंसी में लाइफ देता है। बिल्कुल सही बात।
तो देखिए 2 नंबर रिलेट किससे हो रही है, 2 नंबर रिलेट हो रही है 4 नंबर से, तो 2 के बाद आ गई 4 नंबर। ये लीजिए, यहाँ पे ये कहानी खत्म हो गई कि ब्लड डोनेशन नोबल है, ठीक है जी। नोबल क्यों है ये भी हमने बता दिया, बात खत्म हुई, ठीक है। अब इस कहानी के अंदर एक प्रॉब्लम है, इस कहानी के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम कहाँ है? कई बार देखो प्रॉब्लम वर्ड हमें दिया होता है, कई बार हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है। अब इसमें तो प्रॉब्लम वर्ड साफ साफ दिया, देखो अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। और अगर इस प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन ए लाइन में है, ठीक है, 1 नंबर के अंदर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को लिखा 6 नंबर। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो रिक्वायरमेंट है सेफ ब्लड की वो तो हो रही है इंक्रीजिंग, वेयर्स द नंबर ऑफ डोनर्स इज डिक्रीजिंग। नंबर जो है डोनर्स के वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और जो सेफ ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब वो कह रहा है कि द ओनली वे इन विच दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड, तो प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जा सकता है? तो लिखो 1 नंबर। रिलेट होगी दोनों लाइनें, 6 नंबर 1 नंबर से रिलेट क्यों हुई? क्योंकि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है जी। ये दोनों आपस में रिलेट कैसे हुई बताया, ये दोनों आपस में रिलेट कैसे हुई मैंने बताया। अब रह गई मेरे पास एक तो 3 नंबर और एक मेरे पास रह गई 5 नंबर, ठीक है जी, 3 और 5। अब 3 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर में देखो लिखा है दे, चीज़ों को ध्यान से समझिए, क्या लिखा है? दे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दे किसके लिए आता है तो आप सभी का आंसर होगा कि सर जब हमें कोई भी प्लूरल नाउन दी होगी तो हम दे का यूज़ करेंगे, अगर हमें प्लूरल नाउन दी नहीं होगी तो हम दे का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम 5 नंबर में देखें तो इसमें लिखा है अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स, ये तो प्लूरल है। अब अगर ये प्लूरल है तो इसी के लिए तो ये दे आ रहा है। तो इसका मतलब बताओ कि मैं 3 नंबर को पहले लिखूं या 5 नंबर को पहले लिखूं, पहले नाउन को लिखूं या पहले प्रोनाउन को लिखूं? तो सबको पता है कि पहले नाउन को लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा 5 नंबर, और 5 नंबर प्लूरल होने की वजह से, इसमें प्लूरल वर्ड आने की वजह से अब मुझे दे वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, यानी कौन सी? 3 नंबर, जिसमें क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? दे वर्ड। लीजिए ये मेरा अरेंजमेंट बनकर तैयार हुआ, 2 4 6 1 5 3। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है तो ये बिल्कुल आपका सही है, बोलो जय माता दी, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर अरेंजमेंट हम बनाते हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको कभी भी, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको एक काम दे के जा रहा हूँ, एक अरेंजमेंट मैं आपको दे के जा रहा हूँ, ये वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से सभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। और जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी इसका आंसर जो है मुझे बताएंगे। जो लोग इसको पेड ग्रुप में देख रहे हैं वो सभी मुझे व्हाट्सएप पे इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। मैं सबके व्हाट्सएप चेक करूँगा जितने भी लोग देखते हैं कोर्स को, ठीक है। पेड की बात कर रहा हूँ, जो लोग पेड कोर्सेज देखते हैं उनसे मैं सभी से चाहता हूँ कि इसका व्हाट्सएप पे मुझे आप आंसर देंगे। और जितने भी लोग इसको और किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं वो सभी भी मुझे इसका आंसर देंगे। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी फटाफट से एक बार। और इसको जैसे मैंने आपको जो मेथड सिखाया है उसी मेथड से इसको बनाने की आप कोशिश करना, ठीक है जी। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आपने मुझे बताना है। और इस क्लास को मैं कह रहा हूँ कि यहीं ख़त्म नहीं करेंगे, हम इस क्लास को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छे लेवल पे इसको ले जाके मैं आपको ख़त्म करूँगा क्लास को, जिससे आपको ये सेटिस्फिकेशन मिलेगा कि हाँ जी अरेंजमेंट अब किसी भी टाइप का अगर आ जाए तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और आप इसे अप्रिशिएट करोगे और आप इसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करोगे, ताकि अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको पूरे नंबर दे के जाए और किसी भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन है उसको एश्योर कर पाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।